हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 8। अगेन एनसीईआरटी हिस्ट्री का ही रहेगा। तो इसका नाम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड्स। आज हम देखेंगे कैसे विलेजेस हुआ करते थे उस टाइम पे, क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, कौन सी ऑक्यूपेशन ज़्यादा हुआ करती थी, ट्रेड कैसे किया करते थे, यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे लेके जाया करते थे। बट अगेन वन मोर थिंग कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी इनकी पीडीएफ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। कौन से लिटरेचर थे, कौन से टूल्स यूज़ हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोट्स में ऑलरेडी एडिड है। सो इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन, बट इफ़ यू डोंट वांट टू देन लीव इट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फ्रॉम द बुक एंड देन समरी हम ले लेंगे फ्रॉम द नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। अब देखो, ये आज की जो स्टोरी है ना वो प्रभाकर से शुरू होगी। प्रभाकर एक शॉप देखता है जो कि ब्लैक स्मिथ की शॉप थी, और ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार होता है बेसिकली। तो उसकी शॉप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली, जैसे कि एक्सेस होगी, सिकल्स होगी यानी कि डाटी होगी, और कुल्हाड़ी वगैरह तो सेल के लिए रखी हुई थी। और एक तरफ क्या देखने को मिलता है कि फायर लगाई गई है। ठीक है, और उस फायर में क्या चल रहा है, ये इस तरह से एक अल्टार सा बना रखा है और यहाँ पे फायर जला रखी है। यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं और वो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, मेटल की बीटिंग कर रहे हैं, यानी कि मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एज यू नो कि जो मेटल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ऑल्दो वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म और नॉइसी है, बट प्रभाकर को इंटरेस्ट आ जाता है कि वाई दिस वर्क इज़ नीडेड और पहले कैसे किया जाता होगा। तो जैसे हम अगर पास्ट में जाएं, यानी कि जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स देखे, तो उसमें हम देखते हैं किस तरह से पहले वुडन प्लो आता है, यानी कि जो हल था वो पहले लकड़ी का बना होता था, बट बाय द टाइम वो किसका बना हुआ था? आयरन का। आयरन प्लो आपको देखने को मिलेगा। तो जब आयरन प्लो आप देखते हो तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि आयरन प्लो की वजह से जो खेती थी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा, वो भी इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि अब देखो, जो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो आयरन की होगी इफ़ कंपेयर टू द वुड। तो आयरन की वजह से क्या हुआ, जो क्ले सॉइल भी हुआ करती थी, यानी कि बहुत जो यू कैन से बहुत जो हार्ड सॉइल हुआ करती थी उसको भी फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आयरन की जो प्रेजेंस है वो हमें सिंस 3000 ईयर्स एगो से के टाइम से देखने को मिलती है। और उसके अलावा आयरन से ही बहुत सारे टूल्स भी हमें देखने को मिले। देयर वर सर्टेन वेपन्स के अलावा प्लोशेयर हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग द आयरन। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो था वो ना सिर्फ आपके आयरन की वजह से इंक्रीज़ होता है, बट और क्या चीज़ें थी? तो इरिगेशन, वो रिवर्स याद है ना, गंगा रिवर है, सोन रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड चंबल रिवर ऑफ यमुना। ठीक है, इस तरह से रिवर्स हमने देखी थी। तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था। क्यों? रिवर्स की वजह से। तो दूसरा जो मेथड देखा था हमने, दैट वाज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जो आपकी धान की खेती होती है उसको ट्रांसप्लांटेशन मेथड से किया जाने लगा। अब देखो, जब धान की खेती हुई, पहले सीड स्प्रिंकल किया करते थे खेतों के ऊपर। ठीक है, सीड डाल दिए, चावल के दाने डाल दिए और डन। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, पहले ये सैपलिंग बना लिया करते थे अपने घरों पे। सैपलिंग बनाएंगे और फिर सैपलिंग को डायरेक्टली फील्ड के अंदर लगा देंगे इस तरह से। सैपलिंग जब यहाँ पे लगानी है तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स चाहिए थे। तो इससे क्या हुआ, टूल्स का कोलैबोरेशन अलॉन्ग विद द डिफरेंट टेक्निक्स, और अल्टीमेटली क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हुआ। अब पानी जो था वो पूरी तरह से रिवर के ऊपर डिपेंड नहीं थे, ऑल्दो हमारे पास जो पानी है वो पेरिनियल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल का मतलब है जिनमें पानी थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप देखते हो कि जो इरीगेशन थी दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। ये सारी चीज़ें बना दी गई। अब देखो, यहाँ पे एक चार्ट सा बना रखा है, आपने स्टोरी बनानी है। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जो राजा हुआ करता था उसका क्या फीचर था कि वो स्किल होना चाहिए उसमें। ठीक है, और साथ में ब्रेव होना चाहिए, ताकि वो अपनी जो टीम है जब वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी तो उनको जितवा भी सके। तो वही स्टोरी यहाँ पे बनाई गई है कि बाय द टाइम हम देखते हैं, पहले तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, बट बाद में जैसे जैसे बड़े किंगडम बने, किंगडम के बाद जाके एम्पायर्स बन गए, तो हम देखते हैं उन चीज़ों में कि रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते थे। रिसोर्सेज के साथ साथ आर्मी भी डिप्लॉय करनी पड़ती थी, तो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उस तरह से आर्मी को मेंटेन करना है तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो सैलरी देनी है तो टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो वही स्टोरी आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ से ये लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल। फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन जो थी वो मोर सर्टन थी। फार्मर जो थे
उनका जो टैक्सेस पे पेमेंट था वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज अब एग्रीकल्चर ज़्यादा था तो टैक्स भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो किंग प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरीगेशन वर्क्स। अब देखो कोलैबोरेशन में काम चल रहा है, तो कोलैबोरेशन में काम चलने का क्या मतलब है, यहाँ खेती ज़्यादा हो रही है, इधर किंग बोल रहा है कि जी लाओ टैक्सेस दो, इन शॉर्ट टैक्सेस दो। तो जैसे आज सरकार क्या करती है, हम टैक्स पे करते हैं ना, तो वापसी में क्या आता है, टैक्स पेमेंट करने पे वापसी में क्या आता है, आपको कोई स्कीम आएगी, ठीक है। उसी तरह से पहले किंग क्या किया करते थे, टैक्सेस लिया करते थे और उनके लिए कैनाल्स बनवा दिया करते थे, मतलब जो भी उनको फैसिलिटी रिक्वायर हुआ करती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनवा दी जाती थी, ठीक है। तो यू कैन फिल दिस टेबल। नाउ हु लिव इन द विलेजेस, विलेजेस में रहा कौन करता था, नाउ दैट्स अ सेकेंड क्वेश्चन। तो आप देखोगे अगर हम इंडिया को दो हिस्सों में बांट दें, ऊपर वाला आ जाता है नॉर्थ, बीच में आता है साउथ, कौन सी रिवर गई, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा ऊपर, विंध्यास रेंज नीचे, सतपुड़ा रेंज, और इसी तरह से बहुत सारी रिवर्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जाती है आपकी गंगा, गंगा को सोन ज्वाइन करती है, गंगा को ही यमुना ज्वाइन करती है और चंबल यमुना का ज्वाइन करती है, ये हम देख चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में। बट अब बोला जाता है इन विलेजेस में कौन रहता है, तो हम डिफरेंट पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर तमिल में जाएँ हम यहाँ पे, तो तमिल में हमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देखने को मिलती है। नंबर 1 इज़ द वेलालर। ये जो वेलालर हुआ करते थे ना, वेलालर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टर्म्स आपको अब ध्यान रखनी है, इन्हीं इंपॉर्टेंट, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो वेलालर जो थे ये लार्ज लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, ठीक है, बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। फिर आता है उजावर। उजावर जो थे ये ऑर्डिनरी प्लोमैन हुआ करते थे, जिनका बेसिक काम हुआ करता था टू प्लो द लैंड। फिर उसके बाद हुआ करते थे कुछ लैंडलेस लेबरर्स मिलेंगे आपको, या फिर स्लेव्स वगैरह उसमें आ जाएंगे, तो उनको बोला गया कदाईसियार और साथ में अधिमाई। कदाईसियार और अधिमाई, ये है कदाईसियार और अधिमाई। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, लैंडलेस लेबरर्स आ जाएंगे, स्लेव्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो आगे साउथ वाले पार्ट में। अब मैंने बोला नॉर्थ में भी देखने को मिलेंगे, तो नॉर्थ में हमें मिलता है एक विलेज में हेडमैन, जो कि रिजेंबल करेगा वेलालर को ही। वेलालर जो है आपको साउथ इंडिया में देखने को मिला, जिसका मतलब था लार्ज लैंड ऑनर। उसी तरह नॉर्थ में हमें मिलता है ग्राम भोजक। ग्राम भोजक जो था वो हेडमैन हुआ करता था, और यहाँ पे हेरिडिटरी ट्रेंड चलेगा। हेरिडिटरी का मतलब है कि जो ग्राम भोजक है, जो ग्राम भोजक का लड़का होगा वो ही फिर आगे चल के फिर से ग्राम भोजक बनेगा। या जैसे राजा का बेटा राजा होता है ना, तो उसी तरह से ग्राम भोजक का लड़का ग्राम भोजक बनेगा। तो एक तरह से आपको हेरिडिटरी पोजीशन देखने को मिलेगी। देन इन अदर वर्ड्स जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी। जो ग्राम भोजक थे देवर ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। बस नॉर्थ एरिया में है इसलिए ग्राम भोजक बोल दिया, यहाँ पे ग्राम भोजक है और नीचे वाली साइड में क्या है, वेलालर। बस टर्म का डिफरेंस है, बाकी जो वर्किंग है उनकी वो सेम है। जनरली ही हैड स्लेव्स। अब देखो ये जो ग्राम भोजक यानी कि हेडमैन हुआ करता था ना, इसने बहुत सारे अपने स्लेव्स भी रखे हुए थे, जो भी काम इसको करवाना होता था वो करवा लिया करता था, वेदर टू कल्टिवेट द लैंड या फिर कोई और काम। अब काफ़ी पावरफुल पोजीशन हुआ करती थी इसकी, तो जो किंग था ना वो भी इसको यूज़ करता था, किसके लिए, फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेस। अब देखो लोगों की ज़मीनें होंगी, तो कौन हेड कर रहा है, ग्राम भोजक हेड कर रहा है, या फिर साउथ में वेलालर हेड कर रहा है। तो किंग क्या बोलेगा इनको, ग्राम भोजक या फिर वेलालर को, वेलालर इन साउथ एंड ग्राम भोजक इन नॉर्थ, कि जाओ तुम ये टैक्सेस कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो एक तरह से वो वफादारी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर, जिनको बोला गृहपतिस। कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी हुआ करते थे जिनको बोला गया गृहपतिस, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉल लैंड ओनर्स। अब देखो जो सबसे बड़ी पोजीशन है दैट इज़ द ग्राम भोजक, उससे छोटी जो आएगी वो आएगी गृहपतिस। एंड देन देयर वर मेन एंड वीमेन सच एज दास कर्मकारा। दास कर्मकारा, दास से ही पता लग रहा है कहीं ना कहीं स्लेव से एसोसिएटेड है। मतलब ये जो दास कर्मकारा हुआ करते थे इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी, और ये क्या किया करते थे, दूसरों के फील्ड में जाके काम किया करते थे, तब जाके इनका चला करता था। मोस्ट ऑफ द विलेजेस में आप देखोगे कि क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, जैसे कि आपके ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर। तो ये सारी आपको ऑक्यूपेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस में हम देखते हैं कि पहले बोला करते थे संगम लिटरेचर। संगम का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो एसोसिएशन। बहुत सारे पोइट्स क्या किया करते थे, राजा के किंगडम में रहा करते थे, या फिर यूं कह लो ज़्यादा इंटरनलाइज होना है अगर, तो राजा का जो महल हुआ करता था वहाँ पे रहा करते थे और बैठे रहा करते थे वहाँ पे, और फिर देखा करते थे राजा क्या कर रहा है, कितनी बैटल्स लड़ रहा है, कितने बच्चे हैं, कितनी बीवियाँ हैं, सॉरी पहले बीवियाँ आएंगी फिर बच्चे आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसी वजह से बना संगम कि बहुत सारे पोइट्स आपस में बैठ के
पोएम्स लिखा करते थे या लिटरेचर की कंपाइल किया करते थे, तो इसी से नाम पड़ गया संगम। संगम मतलब एसोसिएशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संगम। संगम यहाँ पे तो बता दिया कि एक तो असेंबली होती है, और कहाँ पे ये देखने को मिला, तो स्पेशली इन द मदुरई, तमिलनाडु वाला जो एरिया है। तमिल टर्म्स जो हैं दे हैव बीन मेंशन इन द संगम लिटरेचर। अभी हम देखेंगे संगम लिटरेचर कौन कौन से हैं, जैसे कि दो जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर माने जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये जो दो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ सिलापदिकारम, दूसरा है मनी में काली। ठीक है, राइटर के नाम मैंने आपको लिख दिए हुए हैं नोट्स में, यहाँ पे मैं सिर्फ बोल देती हूँ। सिलापदिकारम के जो राइटर हैं वो हैं इलांगो अडिगल, और जो मनी में काली की जो राइटर है वो है सतनार। ठीक है, अब इसके बाद हमें कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के कॉइन्स मिलते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एनिमल ड्रॉ करा हुआ है, कोई सिंबल ड्रॉ कर रखा है, बोन्स ड्रॉ कर रखी हैं, तो इससे इंपॉर्टेंस पता लगती है। या फिर कुछ पंच मार्क दिए हैं, सिर्फ पंच कर दिया है उन कॉइन को और बना दिया है कॉइन। तो 500 ईयर्स एगो हम देखें तो पंच मार्क कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। पंच मार्क कॉइन्स का क्या मतलब है, तो फीचर्स बताए हैं यहाँ पे पंच मार्क कॉइन्स के। आपको रेक्टेंगुलर शेप के मिलेंगे, और मेटल शीट से इनको कट आउट किया जाता था। फिर स्फेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी इन द अबव पिक्चर, आपको स्फेरिकल भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जो कॉइन्स थे वो इंस्क्राइब नहीं हुआ करते थे, बट हाँ वो कुछ सिम्बल्स उनके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी, ये देखो ये वाला तो बिल्कुल ही पंच्ड है। ठीक है, इसमें सिर्फ पंचिंग कर दी गई है और बना दिया है कॉइन, बट ऊपर वाला देखोगे तो कुछ ना कुछ सिम्बल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो हैंस यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो जो पंच मार्क कॉइन्स थे बेसिकली इनका यूज़ किया जाता था फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अभी एक ये संगम कलेक्शन से दी गई है एक पोइम जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कैरी फॉरवर्ड की जाती थी चीज़ें। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, वाइट पैडी ऑफ दियर फील्ड टू एक्सचेंज इट विद द सॉल्ट ऑफ अनदर। अब एक के पास सॉल्ट प्रेजेंट है और दूसरे के पास क्या है, पैडी। दोनों को ज़रूरत होनी चाहिए, सॉल्ट वाले को पैडी की ज़रूरत होनी चाहिए, पैडी वाले को सॉल्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, अपने बुलॉक कार्ट्स को ये लोड करेंगे और एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, मतलब पैडी दे दी जाएगी सॉल्ट वाले को और सॉल्ट दे दिया जाएगा पैडी वाले को। तो हु हेड टू बी लेफ्ट बिहाइंड द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट लीव द सिटी एम्प्टी। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटिफुली अलॉन्ग द सी कोस्ट। ऑब्वियसली जहाँ पे कोस्टल रीजन होगा वहाँ पे आपको सॉल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे पैडी उस एरिया में हमें ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे रेनफॉल अच्छा है, और दूसरा जो रिवर फेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स काफ़ी ज़्यादा है। सिटीज़ विद मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हुआ करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटी देखने को मिलेगी अभी के लिए दैट इज़ मथुरा। मथुरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है सिंस 2500 ईयर्स एगो से ही। और इम्पॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर रूट्स हुआ करते थे फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट। एक तो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और दूसरा हुआ करता था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आ गया मथुरा। तो एक तरह से मथुरा जो है आपका गेटवे है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इसके अलावा फार्मर्स और हर्डर्स जो थे दे फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। मथुरा जो था दैट वाज आल्सो सेंटर जहाँ पे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बुल का एक स्कल्पचर देखा था, रामपुरवा का रामपुरवा बुल स्कल्पचर। ठीक है, ये रामपुरवा आपके बिहार वाले एरिया में थे। बाद में ये जो रामपुरवा बुल था इसको ले गए थे कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन के अंदर। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब जो मथुरा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल बन जाती है कुषाण्स की। कुषाण वही हैं जिससे कनिष्क बिलोंग किया करते थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अभी आएंगे कुषाण्स के बारे में, आएंगी अभी डिटेल्स आएंगी, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर कि जो कुषाण का इंपॉर्टेंट किंग हुआ करता था वो कौन था, तो कनिष्क के बारे में हम देखते हैं ना। वो मथुरा जो था वो रिलीजियस सेंटर बन जाता है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैन श्राइन्स यहाँ पे मिलती हैं, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो देखो कितनी सारे रिलीजन एक ही जगह पे अंदर। अब मथुरा के अंदर ही हमें बहुत सारे रिलीजन देखने को मिल रहे हैं। बुद्धिस्ट रिलीजन मिल रहा है, जैन रिलीजन, हिंदू रिलीजन, कृष्णा से एसोसिएटेड बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और स्टैचूज मिलते हैं दैट हैव बीन फाउंड इन मथुरा। Generally, these are short inscription recorded gift by men and sometimes women to ministries and shrines. Basically वहाँ पे डिटेलिंग कर दी जाती थी, एक तरह से मैसेज पास किया जाता था। और कौन बनवाता था इनको, किंग्स, क्वींस, ऑफिसर, मर्केंट्स, क्राफ्ट पर्सन हु लिव इन द सिटी, यानी कि जिसके पास पैसा है वो इसको बनवाएगा। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा,
एक मथुरा में इंस्क्रिप्शन है जिसको मथुरा इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस का मेंशन करा गया है, जैसे कि आपकी गोल्ड स्मिथ, सुनहार, लोहार, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर्स, तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं इन द मथुरा इंस्क्रिप्शन की। उस टाइम पे ये सारे लोग एग्जिस्ट किया करते थे, तो हेंस इट कीप्स इम्पॉर्टेंस। अब यहाँ पे देखो, पहले जो ब्लॉक में बताया गया है NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कढ़ाई सी है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो एंशियंट हिस्ट्री का, तो वहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, बहुत ही सुंदर है। और वो कढ़ाई इतनी पॉलिश्ड है ना, और उस टाइम की बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहती थी, और ये माना जाता था कि स्पेशल गेस्ट को ट्रीट करने के लिए इसी में खाना वगैरह बनाया जाता था। सो इट केप्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो पॉटर थे वो क्या करते थे, इन अर्दन वेयर्स को बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर रखते थे, किन वगैरह जैसे भट्टी होगी ना उसमें रखेंगे, फिर जाके वो ब्लैकनिंग आएगी ऑन द आउटर सरफेस, फाइन ब्लैक स्लिप देखने को मिलेगी और इस एरिया पे अप्लाई कर दी जाती थी ताकि उससे शाइन आए, मिरर लाइक अपीयरेंस उसमें देखने को मिले। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर अगेन। ओके, उसके बाद वी ऑल्सो रेड लॉट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज कोई भी हो सकते हैं, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी लिटरेचर, एनीथिंग। तो दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड हुए। इसका नाम कहाँ से मिला, बिकॉज एक तो नॉर्थ वाले एरिया में मिली है, और ब्लैक किस लिए बोला, क्योंकि ब्लैक कलर की हुआ करती थी, क्योंकि भट्टी में उसको बेक किया जाता था बहुत देर तक। और पॉलिश्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, एक फाइन ब्लैक स्लिप अप्लाई कर दी जाएगी उसके ऊपर, जिससे उस पर मिरर लाइक अपीयरेंस आएगी। सो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव। We know from text that the manufacture of cloth was important. There were famous centers जैसे कि वाराणसी इन द नॉर्थ, तो वाराणसी उसके नॉर्थ में था, यहाँ पे आ जाएगा वाराणसी, और साउथ में आ जाएगा आपका मदुरई। ठीक है, बोथ मैन एंड वीमेन वर्कड इन दीज सेंटर, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं था, मैन एंड वीमेन दोनों ही काम किया करते थे। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ये जो रूल्स है ना फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ये एक बुक है अर्थशास्त्र, किसने लिखी है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, सारे ही नाम एक ही इंसान के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ट्रेन किया था, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें वो बताते हैं कि स्पिनिंग और वीविंग यानी कि वो जो धागा बनाने की प्रोसेस थी या फिर कपड़े सिलने की प्रोसेस थी वो कैसे करनी है, तो यहाँ पे मेंशन करी थी अंडर द बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। किसने लिखी थी, कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या चाणक्य भी कहा जाता है। ये बताते हैं कैसे वर्कशॉप्स के अंदर स्पिनिंग और वीविंग करी जाएगी अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल, ताकि कोई करप्शन ना इंक्लूड हो। विडोज़ होगी, यंग वीमेन जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर यू कैन से स्पेशली एबल्ड हैं, नन्स होगी, मदर्स ऑफ कर्टसियंस होगी, रिटायर्ड वीमेन, सर्वेंट्स ऑफ द किंग, वीमेन हु हैव retired from service in temple may be used for processing the wool, bark, cotton, hemp, flax। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मेन ऑक्यूपेशन थी दैट वाज गिवन ओनली टू द वीमेन, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हुई हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाएगी काम की। वीमेन जो कि परमिटेड नहीं होती थी कि उनके घरों से वो काम कर सकती हैं, मतलब घर में अलाउ नहीं करते थे उनको काम करने के लिए, तो उनको मटेरियल की सप्लाई कर दी जाती थी टू दियर होम, और एक सुपरिटेंडेंट वहाँ पे चेक रखा करता था, और जैसे ही वो काम ख़त्म कर देती थी तो सुपरिटेंडेंट को वो अपना काम जो भी उन्होंने फिनिश गुड बनाई हुई है उसको हैंड ओवर कर देंगी, और वो वहाँ से सामान को ले जाएंगे। तो बहुत सारी वीमेन जो थी जो कि वर्कशॉप के अंदर काम किया करती थी, उनको बहुत सारे काम भी हुआ करता था और साथ में उनको वेजेस भी दिए जाते थे। देयर शुड बी इनफ लाइट टू examine the work. In case the superintendent look at the women or talk about anything other than women, he should be punished। तो जो सुपरिटेंडेंट था उसका काम सिर्फ सुपरिटेंडेंट का था, लाइन मारने की ट्राई कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। इफ़ अ वुमन डजंट कंप्लीट हर वर्क शी विल पे, हाँ जो भी टास्क दिया जाता था वीमेन को, उनको वो कंप्लीट करना ही पड़ता था, अगर नहीं कर पाते थे तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी, और पनिशमेंट बहुत हार्श हुआ करती थी। फाइन तक तो ठीक है, पर कई बार उनका अंगूठा भी कट कर दिया जाता था। तो इस तरह से यू कैन सी कि वीमेन जो थी उनका डिफरेंट रोल रहता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन देखने को मिलते हैं, मर्केंट्स देखने को मिलते हैं, नाउ फॉर्म एसोसिएशन जिनको बोला गया श्रेणीज। जब भी श्रेणी टर्म आएगी ना, ऑल्दो मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करा हुआ है इन द एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर्स, तो श्रेणीज़ क्या थी, बेसिकली गिल्ड्स हुआ करती थी। कहीं ना कहीं आपको बस श्रेणी दिखते ही याद आ जानी चाहिए मर्केंट्स की, कहीं ना कहीं ये मर्केंट से एसोसिएटेड है, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे उनसे एसोसिएटेड है। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्केंट्स ने क्या किया, एसोसिएशंस बना ली, और क्राफ्ट पर्सन ने और मर्केंट्स ने एसोसिएशन बना ली जिनको बोल दिया गया श्रेणीज़।
ये जो श्रेणीज हुआ करती थी क्राफ्ट पर्सन की, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे और रॉ मटेरियल खरीदा करते थे और फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। देन जो श्रेणीज होंगी मर्केंट्स की, वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब जो काम करने का रहेगा वो क्राफ्ट पर्सन तैयार करेगा और जो ट्रेडिंग का काम रहेगा वो मर्केंट्स का रहेगा। श्रेणी जो थी ये एज अ बैंक की तरह सर्व किया करती थी, जहाँ पे एक रिच मैन होगा या विमेन होगी, जहाँ पे वो मनी को डिपॉजिट करेंगे और एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट माना जाता था मनी का। फिर उस केस में रिटर्न भी मिलते थे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई बुद्धिस्ट या फिर जैन मोनेस्ट्री है। नाउ क्लोजर लुक एट अरिकामेडु। अरिकामेडु आपको पुडुचेरी वाले एरिया में मिल जाएगी। पुडुचेरी कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया तमिलनाडु। यहाँ जैसे आपको पुडुचेरी वाला एरिया मिल जाता है, ऊपर आंध्र प्रदेश। तो यहीं पे हमें एक लोकेशन मिलती है किसकी, अरिकामेडु। अरिकामेडु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन पुडुचेरी, जो कि साउथ इंडियन हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जस्ट बिकॉज ये कोस्टल लाइन के ऊपर है, तो क्या करेगी ये, जो शिप्स की अनलोडिंग होगी या फिर लोडिंग होगी, अगर अनलोडिंग करवाएंगे जब सामान आएगा, लोडिंग करवाएंगे जब सामान भेजना होगा। तो अरिकामेडु जो था इंपॉर्टेंट पोर्ट की तरह इमर्ज होकर आता है। बहुत बड़े बड़े मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए थे, जिसके ब्रिक्स की हेल्प से वेयर हाउसेस बनाए गए थे और बहुत तरह की डिफरेंट टाइप की पॉटरी यहाँ पे मिलती हैं। एक बोला जाता है, एक मिलती है एम्फोरे टाइप ऑफ पॉटरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। तो ये जो एम्फोरे टाइप ऑफ पॉटरी थी, ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ये मेडिटेरियन वाले रीजन से आए हैं। ठीक है, कहाँ पे इंडिया है और कहाँ पे जाके मेडिटेरियन रीजन, आपके अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर जो आता है दैट इज़ द मेडिटेरियन रीजन। सच एज एम्फोरे। एम्फोरे जो थी एक टॉल डबल हैंडल्ड जार होगी, यानी कि एक जार की तरह आपको ऐसे दिखेगी और डबल हैंडल थी इस तरह से। ठीक है, दैट इज़ द एम्फोरे। इसके अंदर बोला जाता है कि मे बी लिक्विड रखा जाता था, इट कैन बी अ वाइन, इट कैन बी ऑयल। और इसके अलावा एक और आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ द स्टैम्प्ड ग्लेज्ड पॉटरी, जिसको एरेटाइन वेयर बोलते थे। एरेटाइन वेयर, ये रेड ग्लेज्ड पॉटरी हुआ करती थी, काफ़ी शाइनी होती थी, रेड कलर की हुआ करती थी। इटली में एक शहर है जिसका नाम है एरेटाइन, उसी पे इसका नाम पड़ा है एरेटाइन वेयर। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इन टू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। और देयर वॉज अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, जिसको बोला जाता है रोमन डिज़ाइंस। तो ये लोकली बनाई जाती थी। रोमन लैम्प्स हो गए, ग्लासवेयर्स हो गए, जेम्स हो गए, दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट। कुछ स्मॉल टैंक्स देखने को मिलते हैं दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज टू डाई क्लोथ्स। और बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि बीड्स भी हुआ करते थे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और ग्लासेस भी अवेलेबल थे इन रीजन्स के अंदर। अब एक ग्रीक सेलर आता है जो कि स्टोरी ऑफ बैरागाजा बताता है। जो स्टोरी ऑफ बैरीगाजा है, ये बैरीगाजा वाला आपको एरिया यहाँ पे मैंने मैप में नहीं लगाया है, जो आपका गुजरात वाला एरिया आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे मैप में लोकेटेड करा हुआ है ये। जस्ट सेकेंड, हाँ ये आ गया आपका बैरीगाजा। ठीक है, ये है बैरीगाजा। तो बैरीगाजा आपको मिलेगा ऑन द गुजरात वाला एरिया। तो गल्फ़ इज़ वेरी नैरो, ये बैरीगाजा के फीचर बता रहा है कि बहुत नैरो गल्फ़ है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ है कि इसको नेविगेट कैसे किया जाए, कैसे इसकी डायरेक्शन ली जाए। शिप्स जो थी स्किलफुली लाई जाती थी थ्रू दिस बैरीगाजा, जो कि लोकल फिशरमैन होते थे, एक्सपीरियंस्ड हुआ करते थे। किंग ने उनको एम्प्लॉय रख लिया था बिकॉज यहाँ से शिप्स को लाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। क्या क्या इंपोर्ट्स आया करते थे बैरीगाजा में, तो इट वाज वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। और एक्सपोर्ट क्या हुआ करता था फ्रॉम द बैरीगाजा, तो आइवरी हो गया, अगेट हो गया, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। स्पेशल गिफ्ट्स लाए जाते थे, दे वर ब्रॉट बाय मर्केंट्स फॉर द किंग। इंक्लूडेड क्या क्या, सिल्वर, सिंगिंग बॉयज़ ले आए गाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए किंग का। देन ब्यूटीफुल वीमेन लाई जाती थी, फाइन वाइन एंड फाइन क्लोथ्स लाए जाते थे। तो ये बैरीगाजा की इंपॉर्टेंस आ जाती है। नाउ ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड एंड ट्रेडर्स की हम बात करें तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो था, काफ़ी ज़्यादा फाइन पॉटरी देखने को मिलती है और इवन हमें बाउल्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेट्स भी देखने को मिलेंगी बहुत सारी इन द नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट। अब ये जो चीज़ें बनाई जाती थी ना, इनका ट्रेड भी किया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। साउथ इंडिया जो था, नॉर्थ वाला तो देख लिया हमने, पॉलिश्ड वेयर के लिए इंपॉर्टेंट था। वहीं पे साउथ इंडिया की बात करें तो गोल्ड हो गया, स्पाइसेस, मसाले हो गए। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुई। एक आता है ब्लैक गोल्ड, जो आपका पेपर है, काली मिर्ची होती है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड बिकॉज
ब्लैक गोल्ड की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी ब्लैक गोल्ड की, यानी कि पेपर की। तो दैट्स वाई रोमन एम्पायर इसको इंडिया से ही मंगवाया करता था, तो इसी वजह से इसको बोल दिया गया ब्लैक गोल्ड। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स इन रोम, goods to Rome in ships across the sea and land in caravans. There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in the South India. एक पोएम लिखी गई है दैट इज़ अबाउट द ट्रेड, तो यू कैन रीड इट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि इधर की ऑक्यूपेशन भी बताएगा और उस टाइम पे क्या क्या कल्चर चल रहा था, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, वो सारी चीज़ों का भी एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि वी कैन फाइंड द एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स। तो एक संगम पोएम है जो कि मेंशन करती है कि किस तरह से गुड्स लाए जा रहे हैं फ्रॉम द पुहार रीजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। तो क्या क्या लाया जा रहा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। एक तो हॉर्सेस बाय अ सी इन शिप्स, बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर जो है यानी कि काली मिर्चें, उनका ट्रेड किया जा रहा है कार्ट्स के अंदर। जेम्स, गोल्ड हिमालयस के अंदर। देन सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, रेड सैंडलवुड के बारे में आप पढ़ते भी रहते हो न्यूज़पेपर में। देन पर्ल्स लेके आए जा रहे हैं, कॉरल्स हो गए। देन यील्ड ऑफ द गंगा एंड जो भी द्वाब वाला एरिया होगा, गंगा सोन वाला रीजन, वहाँ से जो भी क्रॉप्स बन रही हैं, कावेरी रिवर का यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। फूड स्टफ फ्रॉम द श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार एंड इवन मेडिटेरियन पॉटरी भी आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, बट दिस इज स्पेसिफिक अबाउट द पोएम, दैट्स वाई हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। ट्रेडर्स जो थे वो क्या करते थे, एक्सप्लोर करते हैं सी रूट को जो फॉलो करता है कोस्ट को। देयर वर अदर across the Arabian Sea and Bay of Bengal where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from South Africa or Arabia, they chose to sail with the साउथ वेस्ट मानसून। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून के आप बारे में पढ़ते हो ना, तो ये क्या करते थे, अपनी सेलिंग उसी डायरेक्शन में करते थे जिस साइड को हवा चलती थी। क्या होता था, इससे एनर्जी कम लगती थी, फ्यूल कम लगता था और जो अपनी डेस्टिनी थी वो जल्दी पहुंच जाया करते थे। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, कोस्ट के ही अलॉन्ग हम देखते हैं न्यू किंगडम्स भी फ्लरिश करते हैं। और इसके अलावा रिवर वैलीज में भी आपको देखने को मिलेगा। जो कावेरी वाला एरिया आएगा नाउ, दिस इज़ वेरी फर्टाइल एरिया। चीफ और किंग्स जो थे वो रिवर वैलीज को कंट्रोल किया करते थे और कोस्टल रीजन पे वो अपने कई बार गवर्नर्स भी भेज दिया करते थे। यहाँ पे संगम पोएम एक इम्पॉर्टेंट मोवेंदर के बारे में मेंशन करती है। ये एक तमिल वर्ड है मोवेंदर, जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिली, चोला चेरा पांड्यास। यहाँ पे मिलेंगे आपको चोला चेरा पांड्यास, ठीक है। यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती हैं जिनको कहते हैं चोला चेरा पांड्यास। बेसिकली ये साउथ इंडिया का है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगेन। तो इनके लिए एक टर्म यूज़ हुई है दैट इज़ मोवेंदर, ठीक है। मोवेंदर किसको बोला गया, इन्हीं को, दैट इज़ चोला चेरा एंड पांड्यास, ठीक है। उसके बाद जो 3 चीफ्स हुआ करते थे, दे हैड 2 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, और वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन हुआ करते थे वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे एक बार लोकेशन ढंग से लोकेट कर लो, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मोवेंदर की लोकेशन ढंग से लोकेट कर लो। तो पांड्यास वाला जो एरिया है वो आपके बिल्कुल ये तमिल वाला एरिया था ना, जहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा पांड्यास। पांड्यास के जस्ट ऊपर आ जाएगा चोलास, पांड्यास के जस्ट साइड में आ जाएगा चेरास, ठीक है। तो ये थे चोला चेरा एंड पांड्यास। अब बोला गया कि 3 चीफ्स हुआ करते थे जिनके 2 इंपॉर्टेंट सेंटर थे पावर के, एक तो इनलैंड यानी कि ज़मीन के ऊपर और दूसरा कोस्ट के ऊपर हुआ करता था। ऑफ दी 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, एक थी पुहार और एक थी कावेरी पट्टनम। ये आंध्र प्रदेश वाली जो कोस्टल लाइन आएगी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। डन। इसके बाद आता है द पोर्ट ऑफ चोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास, ठीक है जी। तो ये पुहार और कावेरी पट्टनम चोलास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो मदुरई थी दैट वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। और उसके बाद आता है चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। टैक्सेस कलेक्ट नहीं किया करते थे बट येस गिफ्ट डिमांड किया करते थे लोगों से। दे ऑल्सो वेंट ऑन द military expedition
ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते थे नेबरिंग एरिया से, और कुछ वेल्थ जो थे वो अपने पास रख लिया करते थे, और रेस्ट जो थे वो अपने सपोर्टर्स को दे दिया करते थे, इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स और पोइट्स। बहुत सारे पोइट्स जो थे उनकी कॉम्पोजिशन संगम कलेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, और अपने जो राजा हुआ करते थे उनकी तारीफ पे बेस्ड हैं। प्रेशियस स्टोन के बारे में मेंशन करते हैं, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट्स, कैरियट्स एंड फाइन क्लोथ। 200 साल पहले देखें तो एक डायनेस्टी होती है जिसका नाम था सतवाहनास। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग आता है जिसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी का नाम जो था उनकी मम्मी के नाम पे पड़ा था, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। गौतमी बालाश्री ने एक इंस्क्रिप्शन भी बनवाया था जिसका नाम था, जिसके ऊपर वो अपने पुत्र गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो भी एम्बेलिशमेंट्स हैं उनके बारे में मेंशन करती हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में मेंशन करती हैं। और जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी हैं इनको एक और टाइटल दिया जाता है, दैट इज़ दक्षिणापथ। ठीक है, तो दक्षिणापथ जो है वो साउथ से रिजेंबल कर रहा है, तो दक्षिण मतलब साउथ। तो दक्षिणापथ का जो मेन लॉर्ड बोला गया वो किसको बोला गया है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो ही वॉज कंसिडर्ड एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथा यानी कि साउथ एरिया, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern and the western and southern coast. तो तीनों डायरेक्शंस के अंदर ये अपनी आर्मी को भी भेजते हैं। सिल्क रूट एंड कुशाण, आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको देखोगे कि जो कुशाण हुआ करते थे, मोस्ट ऑफ द जो इनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, या फिर यू कैन से कि जो टैक्सेस का सोर्स हुआ करता था, दैट वाज फ्रॉम द सिल्क रूट। बहुत सारे किंग्स जो थे वो ट्राई करते थे कि कैसे इस सिल्क रूट को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स, जो कि ट्रेडर्स लाया करते थे वाइल दे हैव टू पास थ्रू दिस रूट। इन रिटर्न वो ट्रेडर्स को फिर प्रोटेक्ट किया करते थे जो भी उस एरिया से पास ऑन करते थे फ्रॉम द रॉबर्स। जो बेस्ट नोन रूलर हैं यहाँ पे, दे बिलोंग टू द कुशान्स, और ये रूल करते हैं इन सेंट्रल एशिया एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। इनके दो मेजर सेंटर्स हुआ करते थे पावर के, एक था पेशावर पाकिस्तान वाले एरिया में, मथुरा यानी कि इंडिया वाले एरिया में। देन तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दियर किंगडम ड्यूरिंग दियर रूल। जो सिल्क रूट था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होता है फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। तो इसी के साथ हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। अब एक बार समरी ले लेते हैं फ्रॉम द नोट्स ओनली, जहाँ पे एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो तीन तरह के हम देखते हैं पीपल यहाँ पे रहा करते थे साउथ और नॉर्थ वाले पार्ट में। साउथ में गए हम तमिल रीजन में, जहाँ पे हमें तीन टर्म्स मिली, यानी कि वेलालर जो कि लार्ज लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, उजावर ऑर्डिनरी प्लोमैन, कदाइसियार और अदिमई ये लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे, इसमें स्लेव्स भी आ जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं ग्राम भोजक के बारे में। ग्राम भोजक हेडमैन हुआ करते थे, इनकी पोस्ट हेरिडिटरी हुआ करती थी, लार्ज लैंड ऑनर हुआ करते थे, इनके पास अपने स्लेव्स हुआ करते थे, या फिर उनको हायर कर लिया करते थे, या फिर वर्कर्स रख लिया करते थे ताकि उनकी लैंड को कल्टिवेट करते रहे। जो पोजीशन थी ग्राम भोजक की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, क्योंकि राजा भी इनके कांटेक्ट में रहा करता था, और राजा कहते थे इनको ग्राम भोजकों को कि जाओ तुम टैक्सेस कलेक्ट करो। ये एज अ जज भी एक्ट करते हैं, एज अ पुलिस मैन भी एक्ट करते हैं। देन कमिंग टू द गृहपतिज, ये इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे, छोटे छोटे लैंड ऑनर्स हुआ करते थे। दासा कर्मकारा देखे हमने, इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, हैंस इनको किसी और की ज़मीन पे काम करना पड़ता था और वहीं से ये वेजेस अर्न किया करते थे। देन देयर इज़ अ क्राफ्ट पर्सन, ब्लैक स्मिथ आते हैं, पॉटर्स, कारपेंटर, वीवर्स। फिर संगम लिटरेचर का मेंशन हुआ था, मैंने आपको दो लिटरेचर बता दिए, शिलापदिकरम और मणिमेकाली। जो शिलापदिकरम था ये इलांगो अडिगल ने लिखा था, वहीं पे मणिमेकाली या मेघालय भी लिखा होता है, के की जगह जी भी मिलता है आपको देखने को, तो ये सतनार ने लिखा था। संगम का मतलब होता है असेंबली, और कहाँ पे हुआ करते थे ये संगम, तो मदुरई की सिटी में, मदुरई जो सिटी हुआ करती थी वहाँ पे ये देखने को मिल जाते हैं आपको। देन कॉइन्स की बात करते हैं तो पंचमार्क कॉइन्स हम देखते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड शेप्स में मिलते हैं। मेटल शीट से या फिर मेटल ग्लोब्यूल से इनको बनाया जाता था, स्टैम्प किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, डाइज और पंचेस लगा के। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हमें मथुरा में भी देखने को मिलती है। दो इंपॉर्टेंट रूट्स मिलते हैं यहाँ पे फॉर द ट्रैवल एंड ट्रेड, एक था नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, दूसरा था नॉर्थ टू साउथ। तो ये दोनों रूट्स हमें कहाँ पे देखने को मिले थे, इन द मथुरा। फोर्टिफिकेशन थी सिटी की हो रखी, यानी कि ब्रिक से बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी गई थी, एंड बहुत सारी श्राइन्स भी देखने को मिलती हैं। सेकेंड कैपिटल थी ये कुशाणास की। रिलीजियस सेंटर इमर्ज होकर आता है फॉर डिफरेंट रिलीजन, जैसे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है, जैन श्राइन्स मिलती हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर रहता है फॉर द कृष्णा।
देन सेंटर ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, ये मथुरा इंस्क्रिप्शन के ऊपर हमें सारी ऑक्यूपेशन देखने को मिलती हैं. देन क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सनस देखें तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कढ़ाई देखते हो आप, ब्लैक कलर की होती है, तो उसके ऊपर एक ब्लैक सिप लगा दी जाती थी जिससे उस पर मिरर लाइक लुक आ जाता था, यानी कि शाइनी बन जाती थी. हार्ड होती है काफ़ी, व्हील मेड होती है, मेटालिक लुकिंग वेयर है और शाइनी ब्लैक सरफेस आप देखते हो. जो पॉटर्स थे वो इसको क्या करते थे, पहले बना लेंगे मिट्टी से, फिर बाद में मिट्टी को एक हाई टेम्परेचर के अंदर भट्टी के अंदर रख देंगे ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए. फाइन ब्लैक सिप इस पर अप्लाई कर दी जाती थी, आई टोल्ड यू. इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग करी जाती थी क्लोथ्स की. कहाँ पे हमें ज़्यादा क्लोथ्स के एविडेंसेस मिलते हैं, तो वाराणसी जो कि नॉर्थ में आ गया, मदुरई जो कि साउथ में आ गया. वीविंग और स्पिनिंग के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे. अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कैसे वीमेन को डिफरेंट पोजीशंस पे रखा गया था. इवन जो वीमेन वर्कशॉप्स पे काम करने के लिए आती थी उनको बहुत ज़्यादा वेजेस मिलते थे. ऑल्दो जो जिनको परमिशन नहीं होती थी घर से उनको भी वेजेस दिए जाते थे, बट कंपैरेटिवली लो होते थे कंपेयर टू द वर्कशॉप वीमेन. और इन केस कोई अगर अपना टारगेट मीट नहीं कर पाती थी तो उसमें पनिशमेंट भी दी जाती थी और फाइन भी हो सकता था, और इवन कई बार थंब भी कट कर दिया जाता था, अंगूठा तक तोड़ दिया जाता था. फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा श्रेणीज़ का, या फिर इनको गिल्ड्स भी बोलते हैं. किसकी एसोसिएशन होती थी, क्राफ्ट पर्सन और मर्केंट्स की. जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे ये क्या करते थे, ये बनाया करते थे. जो इनके अंडर टीम होएगी पूरी, वो कोई एक पर्टिकुलर गुड तैयार करेगी. फॉर एग्जांपल कोई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बना रहा है तो वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को कि ऐसे बनाना है. फिर वो वेयर्स बना के तैयार करेंगे और मर्केंट्स का काम होगा कि कैसे उसको ट्रेड करवाना है किसी और कंट्री में या फिर इंटरनल ट्रेड में ही, तो कैसे उन्होंने ट्रेडिंग करवानी है. दैट वाज द फंक्शन ऑफ मर्केंट. तो मतलब श्रेणी बना ली इन्होंने, एक एसोसिएशन बना ली कि कोलैबोरेशन में काम करेंगे. जैसे आपका गति प्रोजेक्ट है तो वो भी क्या है, एक तरह से श्रेणी की तरह है कि कोलैबोरेशन में काम करना है, ठीक है. और उसके बाद ऑर्गेनाइज ट्रेड हुआ करता था इनकी वजह से, श्रेणीज़ की वजह से. और ये एज अ बैंक की तरह सर्व करते थे जहाँ पे मैन और वीमेन दोनों ही होते थे और मनी डिपॉजिटिंग होती थी और इन रिटर्न उनको बाद में मिलता भी था, और जिसको वो यूज़ कर सकते थे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एनीथिंग. फिर अरिकामेडू जो कि पुडुचेरी में हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट सी कोस्ट के ऊपर ये जगह लाई करती है. और यहाँ पे हम देखते हैं शिप्स की लोडिंग और अनलोडिंग करी जाती थी फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड. वेयर हाउस देखने को मिलते हैं, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, पॉटरी मिलती है फ्रॉम द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी से हमने डिफरेंट टाइप की पॉटरीज देखी, जैसे कि एम्फोरे, एक जार होगा इस तरह से जिसको दोनों तरफ हैंडल लगा होगा, टॉल डबल हैंडेड जार. वाइन या फिर ऑयल को स्टोर करने के लिए यूज़ करा जाता था. एरेटाइन वेयर जो था स्टेम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी थी, ये रेड कलर की थी, काफ़ी शाइनी थी. और एरेटाइन कहाँ से नाम पड़ा, तो इटली में एक शहर है एरेटाइन, उसी से इसका नाम पड़ जाता है एरेटाइन वेयर. और वेट क्ले को इसमें प्रेस किया जाता है और उसको फिर मोल्ड कर दिया जाता है. रोमन्स डिज़ाइन भी हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट पॉटरीज की फॉर्म में, लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स. छोटे छोटे टैंक्स बनाए गए ताकि किसी चीज़ पे अगर डाई चढ़ानी है, वेदर इट इज़ क्लोथ और द पॉटरी, तो उसमें डाल दिया जाता था. बीड्स भी बनाए जाते थे सेमी प्रीशियस स्टोन से और ग्लासेस से. बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट स्टोरी ऑफ बैरी गाजा. बैरी गाजा आपको एक नैरो जो वाटर लाइन है या फिर यू कैन से वाटर स्ट्रिप है वो मिलेगी इन द रीजन ऑफ गुजरात. ये गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल कच्छ का नहीं बोल सकते, हाँ गुजरात के बिल्कुल कॉर्नर पे, सी कोस्ट पे, वहाँ पे आपको बैरी गाजा देखने को मिलता है. तो यहाँ पे बहुत सारे इंपोर्ट होते थे चीज़ों के, जैसे कि आपकी वाइन, कॉरल, टिन, क्लोथ, लेड, कॉपर, टोपाज, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. उसके अलावा एक्सपोर्ट किया जाता था फ्रॉम टाउन. क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करी जाती थी, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट हो गए, इंपॉर्टेंट प्लांट हो गए, तो हिमालय से लेके जाएंगे. देन आइवरी आ गया, गेट आ गया, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स. स्पेशल गिफ्ट्स लाए जाते थे बाय द मर्केंट्स फॉर द किंग, जैसे कि वेसल होगी सिल्वर की, गाते हुए सिंगर्स हो गए जो गाते हैं ना इन ऑर्डर टू एंटरटेन द किंग, उसकी तारीफ़ करते रहो और खुश करते रहो. ब्यूटीफुल वीमेन लाई जाती थी, फाइन वाइन और क्लोथ्स. ट्रेड एंड ट्रेडर्स की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. फाइन पॉटरी है, स्पेशली बाउल्स और प्लेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी. बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में हमने देखी हैं. साउथ इंडिया जो था दैट वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन, सैंडलवुड. पेपर को हमने क्या बोला, ब्लैक गोल्ड. वाई, बिकॉज रोमन में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी ब्लैक पेपर की, तो वो लोग इसको ब्लैक गोल्ड की तरह देखते थे.
रोमन गोल्ड कॉइन्स भी हमें देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, बेसिकली फॉर द ट्रेडिंग पर्पज ऑफ द ब्लैक पेपर। फिर आता है पुहार और कावेरी पट्टनम वाला एरिया आ जाता है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे आता है ये, आंध्र प्रदेश। जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, मानसून विंड्स की हेल्प लेके अपना रूट कवर किया करते थे, तो जल्दी पहुंच जाते थे। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से पता चल जाता है कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, और फ्यूल भी कम लगता था। ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका to western coast of India, and then Arabia chose to sail with southwestern monsoon. Oh, just a second, just give me a second. आज बड़े दिनों के बाद डांस किया इसने, चलो कोई बात नहीं। We were at the end of the chapter. फिर से चलिए कोई बात नहीं। नए नए किंगडम्स बनते हैं कोस्ट के ऊपर, रिवर वैलीज़ के आसपास। तो किंग्स जो थे वो जितना फर्टाइल एरिया होगा उसको ट्राई करेगा कि मैं इसको ऊपर कंट्रोल रखूं। फिर आपके भूवेंद्र एक टर्म मिलती है, 3 चीफ्स हेड हुआ करते थे 3 रूलिंग फैमिलीज़ के। यहाँ वाले एरिया में आपको पांड्यास देखने को मिल जाएंगे, तमिल वाला एरिया जो है। इनके जस्ट ऊपर मिलेंगे आपको चोलास, और साइड में मिल जाएंगे चेरास। चोलास, पांड्यास और चेरास, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था इनलैंड भी और कोस्टल एरिया पे भी। इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलती हैं जैसे कि पुहार और कावेरी पट्टनम, तो ये चोलास का इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। एंड देन विसी मदुरई जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल थी पांड्यास की। टैक्स ये कलेक्ट नहीं किया करते थे, बट यस इनकी डिमांड रहती थी कि गिफ्ट दिए जाए इनको। और जो पोइट्स थे दे वॉन्ट विद द प्रेशियस स्टोन, गोल्ड हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, कैरियट्स एंड फाइन क्लोथ। सतवाहनास के बारे में देखा है, पावरफुल था वेस्टर्न इंडिया के अंदर। गौतमीपुत्र सतकर्णी का मेंशन आता है। देन एक इंस्क्रिप्शन है गौतमी बालाश्री जो कि मदर थी गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी की, तो उन्होंने बनवाई थी, और उसके ऊपर इनको मेंशन करती है कि जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी मेरा पुत्र है वो लॉर्ड है दक्षिण पथा का, मतलब साउथ रीजन का। सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द सदर्न कोस्ट। कुशान्स ने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट रीजन को कंट्रोल किया, सिल्क रूट को कंट्रोल किया। काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ पावर था इनका पेशावर वाले एरिया में, मथुरा तक्षशिला। सिल्क रूट जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम सेंट्रल एशिया सी बोर्ड एंड माउथ ऑफ द रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। सो दिस इज़ हाउ योर चैप्टर नंबर 8 एंडेड। तो आई जस्ट होप आपको ये अब क्लियर है, और इसके अलावा अब करेंगे चैप्टर नंबर 9 इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।